Hi friends, I'm Dr. Rohit and I'm on a mission to give you a health pack. Continuing with my diabetes series, जिसका कि आज 7th पार्ट है ये, हम आज बात करेंगे डायबिटीज़ के इलाज और मैनेजमेंट, यानी कि इसको कंट्रोल में कैसा किया जाए। अच्छी खबर ये है कि सही समय पे सही कदम उठा के डायबिटीज़ का कंट्रोल किया जा सकता है और कॉम्प्लिकेशंस से बचा जा सकता है। मधुमेह को एक बीमारी समझने की जगह ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि हम इसे एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स माने और इसको हम मैनेज करने की कोशिश करें और कंट्रोल में रखें। इसको ठीक करना, क्योर करना, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो इसको मैनेज किया जा सकता है। जैसे कि हमारे लाइफ के कई पहलू होते हैं और हम अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं, घर को, ऑफिस को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसी तरह डायबिटीज़ को हम मैनेज करते हैं और इस मैनेजमेंट में ये एक 3 पहिए के वाहन की तरह है। इसमें लाइफस्टाइल, मेडिसिन्स और इंसुलिन। अब लाइफस्टाइल की जब हम बात करते हैं तो वो सबसे पहली दवा है, क्योंकि हालांकि डायबिटीज़ में जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, ये जेनेटिक और इन्वायरमेंट का इंट्रैक्शन है, जैसे मैं पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन लाइफस्टाइल बहुत मेजर पार्ट प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। और ये समझना ज़रूरी है कि जीवन शैली में बदलाव डायबिटीज़ के सबसे अच्छी और सबसे प्रभावशाली दवा है। भले ही आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोज क्यों ना हो, भले आप बोलें कि माता पिता को डायबिटीज़ थी, भाई बहनों को थी, तो मुझे भी हो गई, लेकिन उसके बावजूद जो लाइफस्टाइल है वो बहुत मेजर फ़र्क लाता है। क्योंकि अक्सर हमारा जो गलत खान पान की आदतें हैं और हमारी कम फिज़िकल एक्टिविटी की आदत पड़ गई है, ये उसका नतीजा है जो इसको फ्लेयर अप कर देती है। इसलिए जब हम अपनी जीवन शैली या लाइफस्टाइल को सुधारते हैं तो हम इस बीमारी को, जो उसका जड़ है उस पर अटैक करते हैं, जो उसका रूट है उस पर अटैक करते हैं। अब लाइफस्टाइल में क्या करना है? एक तो स्वस्थ आहार लेना है, आहार स्वस्थ होना चाहिए। अपने आहार में फाइबर युक्त भोजन जैसे साबुत अनाज, दालें, लेंटिल्स जिसको कहते हैं, सब्जियां शामिल करें, भरपूर शामिल करें, क्योंकि दालों से आपको कुछ मात्रा में प्रोटीन भी मिलेगा और फाइबर भी मिलेगा। ये आपके ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक होने से रोकेगा। जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो सिर्फ, तो एकदम स्पाइक करता है और बॉडी उसको झेल नहीं पाती है। तो जब ये सब आप चीज़ें इंक्लूड करोगे तो धीरे धीरे शुगर बढ़ेगी, बॉडी और दवाइयाँ मिलकर उसको एडजस्ट कर सकती हैं। अब चीनी और प्रोसेस्ड फूड से थोड़ी सी दूरी बना लें। कोल्ड ड्रिंक्स, मिठाइयाँ, नमकीन, पैकेट वाले जूस, या घर में भी जूस ना बनाएं, पूरा फल खा लें, जूस ना बनाएं। इन सब पे खास ध्यान देने की ज़रूरत है कि इनको अपनी डाइट का पार्ट बिल्कुल भी ना बनाएं। जब भी खाना खाने बैठें ये मेक श्योर करें कि पूरा पेट भर के ना खाएं, थोड़ी सी जगह पेट में खाली छोड़ दें डाइजेशन और वो सब चीज़ों के लिए, जिससे कि फिर प्लेट में ब्लोटिंग भी नहीं होगी और बदहजमी भी नहीं होगी। सेकेंड जो लाइफस्टाइल में चेंज करना है या जो इंक्लूड करना है बोलूँ बल्कि, वो है कि 40-45 मिनट की फिज़िकल एक्टिविटी रूटीन लाइफ के अलावा, मतलब आप अगर वैसे भी बहुत एक्टिव रहते हैं अपने काम में, तो भी आप 40 मिनट्स अपने लिए निकालें। इसमें आप वॉक करें, साइकिलिंग करें, स्विमर है तो स्विमिंग करें, जो भी करें। इस टाइप के वेट ट्रेनिंग भी करें। जी हाँ, वेट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी करें। एक्सरसाइज से होता क्या है कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, जिसका मतलब ये होता है कि आपका जो शरीर है वो इंसुलिन का बेहतर उपयोग करता है। क्योंकि डायबिटीज़ का एक बहुत बड़ा ईटियोलॉजिकल फैक्टर है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसीलिए जब आप एक्सरसाइज करते हैं विभिन्न टाइप की, तो आपके मसल्स भी शुगर को यूज़ करते हैं और आपकी बॉडी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है इंसुलिन की तरफ, तो इससे ब्लड शुगर कंट्रोल में बहुत फ़ायदा मिलता है। नेक्स्ट है अपने वेट को कंट्रोल करें। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, जो कि आमूमन डायबिटिक्स में होता ही है, वेट ज़्यादा होता ही है, तो थोड़ा सा वेट लॉस कम करने का मन बनाएं।
थोड़ा सा भी वेट लॉस ब्लड शुगर कंट्रोल में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एंड इट गोज अ लॉन्ग वे इन कंट्रोलिंग योर शुगर. इट इज़ अ वेरी वेरी important part of diabetes management. Weight management is a very important part of diabetes management. अब जीवन शैली तो कर ली, पर अगर जीवन शैली से भी HbA1c कम नहीं हो रहा है, या फास्टिंग शुगर कम नहीं हो रही है, या रैंडम या पोस्ट मील कम नहीं हो रही है, तो जीवन शैली में बदलाव के अलावा दवाइयों का उपयोग करना पड़ सकता है. दवाइयों को डॉक्टर से कंसल्ट करके शुरू करें, क्योंकि हमें डायबिटीज़ कंट्रोल में रखनी है. अगर लाइफस्टाइल से कंट्रोल नहीं हो रही है तो हमें मेडिसिन यूज़ करनी पड़ सकती हैं. अब आमतौर पे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ कौन कौन सी टाइप की मेडिसिन डायबिटीज़ में जो अप्रूव्ड हैं, जो यूज़ होती हैं. एक तो मेटफॉर्मिन है. ये सबसे सिंपल और सबसे पहली दवाई है जो आमतौर पे शुरू होती है. इसका 60 साल से ऊपर का इतिहास है. ये लिवर में ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया को कम करता है. पहले मैं आपको समझा दूं कि हमारा लिवर भी ग्लूकोज छोड़ता है, इसलिए कई लोगों की फास्टिंग बहुत हाई आती, कुछ नहीं खाया होता तो भी. तो मेटफॉर्मिन क्या करता है, हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट को कम करता है. और दूसरा ये क्या करता है, खाने को शुगर में कन्वर्जन भी थोड़ा स्लो कर देता है. तो आमतौर पर इसको खाने के बाद ही लिया जाता है. सेकेंड जो श्रेणी दवाइयों की वो सल्फोनिलयूरिया है. इसमें 3-4 प्रकार की दवाइयाँ आती हैं. ये क्या करती हैं, पेनक्रियास को स्टिमुलेट करती हैं इंसुलिन बनाने के लिए. जिन लोगों में हमें लगता है कि इंसुलिन कम बन रहा है, उनमें ये यूज़ करते हैं कि इंसुलिन थोड़ा सा निकल जाए बॉडी का जो है. एक और श्रेणी ऑफ मेडिसिन आती है जिनको अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स कहते हैं. ये क्या करता है, खाने का कन्वर्जन टू शुगर स्लो कर देता है. फिर एक इंसुलिन सेंसिटाइजर्स आते हैं जो नाम से ही ऑब्वियस है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ा देते हैं. पायोग्लिटाजोन करके एक दवाई आती है, ये इस श्रेणी में शामिल होती है. फिर DPP-4 इनहिबिटर्स हैं. फिर एक और नई श्रेणी की दवाई आई है SGLT2 इनहिबिटर्स. यहाँ मैं SGLT2 इनहिबिटर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाऊँगा. थोड़ा सा ये एक अलग टाइप की दवाई है, और ये ना सिर्फ डायबिटीज़ कंट्रोल करती है बल्कि ये हार्ट और किडनी के लिए भी बहुत अच्छी दवाई मानी जाती है. और इसका इंसुलिन के सिक्रीशन और एक्शन से कोई लेना देना नहीं है. मतलब ये इंसुलिन पे एक्ट नहीं करती है. तो ये दवा करती क्या है, SGLT2 इनहिबिटर, ये दवा किडनी में ग्लूकोज के रीएब्जॉर्प्शन को रोकती है. जब हमारी किडनी से ब्लड बहता है तो हमारी किडनी ग्लूकोज को वापस बॉडी में खींच लेती है. तो ये उसको रोकती है और वो एक्सेस ग्लूकोज यूरिन के माध्यम बॉडी से बाहर चला जाता है. तो क्या हुआ, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज था वो भी निकल गया. जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज निकला तो कैलोरीज भी कम हो गई. तो ये वेट लॉस में भी फ़ायदा पहुंचाती है. कुछ मरीजों का शुरू के 2-3 महीने में अच्छा खासा वेट कम हो जाता है. और दूसरा फ़ायदा ये है, क्योंकि ये इंसुलिन पे कोई एक्शन ही नहीं करती है, तो इससे लो शुगर होने का खतरा ही नहीं है. मतलब अगर आपने ये गोली खा ली और आप 4-5-6 घंटे भूखे भी हैं तो भी कोई लो शुगर नहीं होगी. हालांकि डायबिटिक्स को इतना लंबा भूखे नहीं रहना है, कुछ ना कुछ छोटा मोटा स्नैक ले लेना है बीच में, यह ध्यान रखें. वेट लॉस से तो फ़ायदा मिलता ही है. और ये ब्लड प्रेशर में भी, क्योंकि ये एक्सेस वाटर भी निकाल देती है बॉडी से, तो ब्लड प्रेशर में भी कमी आती है. ब्लड प्रेशर में ये एक रोल प्ले करती है. तो हार्ट के लिए भी अच्छी है, किडनी के लिए भी अच्छी है, थोड़ा बहुत वेट लॉस भी कराती है और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करती है. और ये सब करती है विदाउट एनी रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया और लो शुगर. और कुछ नए उपचार आए हैं जिनको GLP रिसेप्टर अगोनिस्ट कहते हैं. इन पे मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है. ये वेट लॉस की दवाई से ज़्यादा प्रचलित है, जैसे मंजारो आपने नाम सुना होगा, पर ये एक्चुअल में डायबिटीज़ की दवाई है. ये भूख कम करती है और एक फीलिंग देती है कि पेट भर गया है. तो वेट लॉस भी होता है, शुगर भी कंट्रोल होती है. ये एक इंजेक्टेबल फॉर्म में आती है जिसको वीकली लगाया जाता है. तो ये भी एक बहुत इफ़ेक्टिव दवाई है. हालांकि ये थोड़ी एक्सपेंसिव है तो इसको कॉमनली यूज़ नहीं कर सकते हैं. फिर आता है जो सबसे डरावना और जिससे सब डायबिटिक पेशेंट डरते हैं, वो है इंसुलिन. अब इंसुलिन के बारे में कुछ गलतफहमियां बनाम सच्चाइयां मैं क्लियर कर देता हूं. कई लोग तो, जैसे मैंने बोला कि इंसुलिन के नाम से ही डर जाते हैं, तो इसकी कुछ गलतफहमियां हैं, वो मैं समझता हूं कि मुझे इस वीडियो के माध्यम से दूर करने की कोशिश करनी चाहिए. थोड़ा सा जो इंसुलिन के बारे में, इंसुलिन क्या है, वैसे तो हमारी बॉडी का एक नेचुरल प्रोडक्ट ही है.
और टाइप 1 में तो इंसुलिन के अलावा कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, क्योंकि जैसे मैं पहले वीडियोस में समझा चुका हूँ कि टाइप 1 में तो इंसुलिन बनता ही नहीं, तो इंसुलिन देना पड़ता है। अब पहली जो भ्रांति है इंसुलिन के बारे में, ये हम टाइप 2 के बारे में बात कर रहे हैं। टाइप 1 को तो लेना ही है इंसुलिन। टाइप 2 में जो पहली भ्रांति है कि इंसुलिन लेना मतलब आखिरी पड़ाव, सच्चाई जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इंसुलिन सिर्फ एक ट्रीटमेंट है, अंतिम इलाज नहीं। कई बार इसे इसलिए शुरू किया जाता है कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया है, या कोई सर्जरी होने वाली है, कोई ऑपरेशन होने वाला है, या फास्टिंग शुगर बहुत हाई है। तो फास्टिंग शुगर को थोड़ा जल्दी नीचे लाना ज़रूरी होता है बॉडी के लिए। तो उस सब रीज़न के लिए कई बार इंसुलिन शुरू किया जाता है, और जब चीज़ें सेटल हो जाती हैं तो कई बार इसको विड्रॉ भी कर लिया जाता है। तो पहला तो ये हो गया। सेकेंड भ्रांति ये है, इससे रिलेटेड ही है, कि एक बार इंसुलिन शुरू हो गया तो वो ज़िंदगी भर लगेगा। बिल्कुल भी नहीं है। टाइप 1 में ऐसा होता है, टाइप 2 में नहीं होता है। और जो ज़्यादातर मरीज हम देखते हैं वो टाइप 2 ही होते हैं, इसलिए यहाँ डिस्कशन टाइप 2 का ही मेन कर रहे हैं। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कोई सर्जरी होनी है, या कोई इन्फेक्शन हो गया है बॉडी में, तेज़ बुखार आ गया है जो नॉर्मल दवाइयों से नहीं जा रहा है, तो कुछ दिनों के लिए इंसुलिन शुरू करना पड़ता है। कोई हार्ट की सर्जरी हुई है, खास तौर पे हार्ट अटैक के बाद 3-4 महीने इंसुलिन देना एडवाइजेबल रहता है। हार्ट की सेहत के लिए भी बेटर रहता है ये। तो कुछ केसेस में कुछ टाइम के लिए इंसुलिन, दांत निकालना है उसमें इंसुलिन देना पड़ता है, तो कुछ केसेस में थोड़े टाइम के लिए इंसुलिन शुरू करते हैं, और जैसे ही सब चीज़ें नियंत्रण में आ जाती हैं इंसुलिन को विड्रॉ कर लिया जाता है। एक और जो है कुछ लोगों में होता है, ये सब में तो नहीं होता, कि इंसुलिन बहुत ही दर्दनाक इंजेक्शन है। अब तो इंजेक्शन बोलना भी गलत है, क्योंकि आजकल इंसुलिन के पेन आ गए हैं। आपने पेन्स देखे होंगे, और नीडल इतनी छोटी रहती है कि कई बार तो वो ऐसे दिखती भी नहीं है कि है भी। और तो ये तो बिल्कुल ही एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होते, और सबक्यूटेनियस लगते हैं, मतलब ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं। अब अगला जो वो है कि इंसुलिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अरे इंसुलिन तो सबकी बॉडी में बनता है, सबकी बॉडी में नेचुरल प्रोड्यूस होता है। साइंस ने आज उसको बॉटल में उतार लिया है या पेन में उतार लिया है। तो इंसुलिन बॉडी का एक नॉर्मल नेचुरल हार्मोन है, लेकिन कुछ ज़रूरतों में इसको बाहर से देना पड़ता है। जैसे थायराइड की दवाई है, थायराइड की जो दवाई होती है थायरोक्सिन, वो एक नेचुरल हार्मोन की दवाई है। जिनमें थायराइड की कमी होती है उनको ऊपर से देते हैं, लेकिन उसमें एक अच्छी बात ये है कि वो ओरल फॉर्म में अवेलेबल है, उसमें इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंसुलिन का भी ओरल फॉर्म नहीं आया है, तो इंजेक्शन से देना पड़ता है। जो सबसे आम प्रॉब्लम इंसुलिन में आती है, वो भी आमतौर पे मरीज की लापरवाही से वो लो शुगर हो जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया। ये इंसुलिन का एक बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन इसमें बेचारे इंसुलिन की कोई गलती नहीं है। आमतौर पे पेशेंट की गलती रहती है जब वो लंबे समय तक भूखे रहते हैं। तो डायबिटीज़ में तो वैसे भी लंबे समय तक भूखे नहीं रहना है, लेकिन अगर कोई भी मरीज इंसुलिन पे मैनेज हो रहा है तो उसको ये मेक श्योर करना है कि वो अपने समय में खाता रहे कुछ ना कुछ, और हाइपोज के सिम्टम्स को पहचानना सीखे। अब ये याद रखें कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करना एक टीम वर्क है, जिसमें आप सबसे बड़े किरदार हैं, फिर आपका डॉक्टर है, और अगर कोई डायबिटीज़ एजुकेटर आपको अवेलेबल है वो है, और आपकी फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि फैमिली को ये मेक श्योर करना है कि वो आपको मीठा या गलत खाना खाने के लिए, जो डायबिटीज़ में अलाउड नहीं है, वो प्रोत्साहित ना करें। सही जीवन शैली, नियमित जांच, डॉक्टर की सलाह को मानकर आप डायबिटीज़ के साथ एक हेल्दी लंबी लाइफ जी सकते हैं विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। तो ये मेक श्योर करें कि आप अपनी डायबिटीज़ को अपने एक पार्ट ऑफ लाइफ बनाएं, और उसके लिए सब कुछ वो करें जो एक अपन लाइफ की बाकी चीज़ों के लिए करते हैं। पूरा ध्यान दें, फैमिली को इन्वॉल्व करें, और जो भी इसकी व्यवस्थित जीवन शैली है उसको एक डिसिप्लिन्ड वे में, लाइक अ सोल्जर, उसको फॉलो करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे एनकरेजमेंट मिले, मैं टाइम निकाल के ऐसे वीडियोस बनाता रहूं। जैसा मैं बार बार बोलता हूं, वीडियो बनाना एक इजी काम नहीं है, इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग। और मैं कोशिश करता हूं कि मैं आम भाषा में समझा सकूं, जिससे कि ज़्यादा मेडिकल भाषा का मैं प्रयोग ना करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।